नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एफसीए के एप्लीकेशन के केमिस्ट्री कोर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का अपना जो लेक्चर है, दो लेक्चर रेडॉक्स का मैं अपलोड कर चुका हूं। आज का लेक्चर तीसरा लेक्चर, जो कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी, उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड रहेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ इक्विवेलेंट वेट, मैंने आपको बोला था इक्विवेलेंट वेट के बारे में, जब मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा था मैं बोला आपको ये रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा, तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, लगभग मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूं कि इस लेक्चर से आरपीएससी एक क्वेश्चन पूछती है, लगभग लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। तो ये छोटा सा लेक्चर है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझना और एक क्वेश्चन कंफर्म आप सही कर जाओगे। इजी क्वेश्चन होते हैं, आरपीसी कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन आरपीसी जो क्वेश्चन पूछती है वहां तक अपने को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप शांति से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ना, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। पढ़ाई भी दो तरीके की होती है। एक ये होता है कि मैं, जैसे मेरे लेक्चर देख रहे हो आप लोग, बैठे हो आराम से, या सो रहे हो बिस्तर में, ठीक है, या लाइब्रेरी में बैठे हो, लीड लगा लिया आपने, और बिना कोई नोट्स बनाए या बिना कोई दिमाग लगाए दो की स्पीड में आप मेरे को देख रहे हो, तो उससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आप जब दो की स्पीड में देखोगे, ठीक है, और मनन नहीं करोगे, तो वो चीजें आपकी टेम्परेरी एक बार मेमोरी में सेट हो जाएगी, लेकिन परमानेंट सेट नहीं हो सकती। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लोग मेरे को देख रहे हो, देखने के साथ साथ आप में नोट्स बना रहे हो, नोट्स के साथ में आप प्रत्येक चीज को ध्यान से गौर से देख के पढ़ रहे हो, तो वो चीजें क्या होगा, जैसे ही कोई मेरी गलती होगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर ने यहाँ पे कोई गड़बड़ की है। इसका मतलब आपका दिमाग एक्टिव है, वो चीजें आपके समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से यदि आप पढ़ोगे तभी आप सफलता पा सकते हो, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, सीटें कम हो रही है, विद्यार्थी ज्यादा बैठ रहे हैं, तो अपने को प्रत्येक चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं तो यही चाह रहा हूं कि एफसीआई से ज्यादा स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो, ताकि एफसीआई का भी नाम रोशन हो और आपका भी नाम रोशन हो, अपने परिजनों का भी नाम रोशन करो। तो इसी के साथ अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन के बारे में। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि HClO4 व BrCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर है। अंतर देखो भाई, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखो, HCl4 में निकालो, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो इस H का +1, प्लस क्लोरीन का निकालना है तो X मानना है इसको, +4, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, बराबर क्या आएगा 0। तो +1 + x -8 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी प्रकार BrCl में देखो, BrCl जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैंने आपको बताया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर क्या आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो Br और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यदि Cl पे नेगेटिव आएगा तो Br पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। दोबारा देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इन दोनों में हमें निकालना है कि सर मुझे नहीं पता कि किस में पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, एफ, फिर ज्यादा Cl, फिर Br, फिर I, यानी Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br से ज्यादा होती है। इसका मतलब Cl पे क्या आएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पे लिख ही लो आप, Cl पे क्या आएगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ये Br प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा, तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, -1 हो, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, -1। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई। अब इसमें पूछा, अंतर पूछा हुआ है, तो देखो अंतर क्या आएगा, पहले वाले में Cl कितना है +7 में, माइनस दूसरे वाले में कितना है -1 में, अंतर कितना आ जाएगा 8 का आ जाएगा। अंतर कितना का आ जाएगा, 8 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखो, हालांकि ये सारे करवा रखे हैं लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट
आपका दिमाग का मेमोराइज्ड हो जाए और दिमाग में एक्टिव हो जाए कि हाँ ऐसी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। आगे देखो H2SO5, इसको क्या बोलते हैं भाई? में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखो भाई सॉल्यूशन। पहली बात तो H2SO5 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केरो एसिड। क्या बोलते हैं? केरो अम्ल। ये याद रखना है अपने को। बस ये कराने का लॉजिक यही था मेरे को आपको बताना था भी केरो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO5। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हाइड्रोजन की होती है +1, दो हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सल्फर का x +5 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, +2 + x -10 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी +8 आ जाएगी। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि सल्फर सल्फर कौन सी सीरीज में आता है? सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली में आता है। तो देखो ऑक्सीजन मैंने आपको लिखवा रखा है ऑक्सीजन ऐसे। तो ऑक्सीजन का कितने होती है? और ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो चूंकि अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, वो किससे ज्यादा आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका भाई? 6 होगा। तो इसका मतलब इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 6 के बराबर ही माना जाएगा। अर्थात सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा। यानी केरो एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए तो कितना होगा? 6 होगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और लिख लो, उसके बाद अपने एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 भागों में तोड़ लो इसको। एक होता है ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड, और एक होता है सुपर ऑक्साइड। ये हालांकि मैंने सब कुछ करवा रखा है आपको, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा मेमोरी में डालो इसको। ऑक्साइड क्या होता है भाई? O2- को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बोल दिया जाए तो H2O, इसमें ऑक्साइड है। पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड होता है O2- यानी Na2O2। ठीक है, BaO2 ऐसे। सुपर ऑक्साइड क्या होता है भाई? O2-। सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल क्या होगा? KO2, NaO2 एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो ऑक्साइड किन 3 फॉर्म में मिलता है? आपको जनरली ऐसे पूछेगा कि ऑक्साइड यानी पेरोक्साइड दे देगा, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई? यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, x बराबर -2 आ जाएगा, यानी -2 चार्ज है। देखो, और यहाँ पे देखो पेरोक्साइड के केस में 2x बराबर कितना आएगा? -2। तो x बराबर क्या आएगा? -1, यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। सुपर ऑक्साइड देखो O2- है, यानी 2x बराबर -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1/2। मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर की एप्लीकेशन। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक ON के अनुप्रयोग के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देखो भाई इस एप्लीकेशन में अपन बात करेंगे 3-4 की। एक बार मैं इसको मेमोराइज करता हूं, आप देखो। समराइज कर देता हूं, मेमोराइज तो क्या, समराइज कर देता हूं। सबसे पहले देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय सामर्थ्य। एसिडिक स्ट्रेंथ वो प्रोपोर्शन होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होगी। फिर बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, क्षारीय सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे। क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, 3 नंबर बात करेंगे हम ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के बारे में। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के बारे में देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेंट डेंट बोल रहा हूं मैं, ना कि ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि हो। एक बार मैं इसको पहले ऑक्सीडेशन बता देता हूं आपको। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो। ठीक है, ऑक्सीडेंट किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेंट मतलब अगले का ऑक्सीडेशन करे, खुद का क्या करे? रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी।
और इसी प्रकार रिडक्टेंट का मतलब अगले का रिडक्शन करे, खुद का क्या करे, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन में बढ़ोतरी होगी। क्या ये बात सही है क्या? आगे देखो 4 नंबर पे पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एन फैक्टर। ये एन फैक्टर होता है, वही अपन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हैं कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। यानी 4 चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। फिर देखो ऑक्सीडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक में देखो एक होता है ऑक्सीकरण, आप दो टर्म को समझना, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है। एक होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब अगले का ऑक्सीकरण कर रहा है, खुद का अपचयन। मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको कि ऑक्सीकारक में अगले से देखते हैं, कारक हो गए ना, कारक अगले से देखेंगे। अगला ऑक्सीकरण करेगा, खुद का क्या करेगा? अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा कि क्या करना है, किस में इलेक्ट्रॉन त्यागना, किस में ग्रहण करना है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी होना, जबकि ऑक्सीकारक उल्टा होता है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक है। ऐसी कुछ बातें हैं। फिर इक्विवेलेंट वेट के बारे में एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो देखो भाई, ठीक है, अब देखो एक नंबर, सबसे पहले बात करेंगे अपन, सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य यानी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ भाई, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मेरे को बताया करो भी, हम सर प्रैक्टिस चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं चल रही है तो करनी पड़ेगी भाई, और चल रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज साथ साथ में प्रैक्टिस किया करो आप लोग। देखो अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य का मतलब क्या होगा? मैंने आपको बताई दी, अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होगी किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के। अम्लीय सामर्थ्य किसके प्रोपोर्शनल है? ऑक्सीडेशन नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल HClO4, HClO3, HClO2, HClO। इसमें आपको अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है। ठीक है, तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +7 आएगी, इसकी निकालो तो 6 में से एक गया +5, इसकी निकालो तो 4 में से एक गया 3, इसकी निकालो 2 में से एक गया 1। जिसकी मुझे पता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगी, अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगी। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या आ जाएगा? अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या आ जाएगा? HClO4 का ज्यादा आएगा, फिर HClO3 का आएगा, फिर HClO2 का आएगा, फिर HClO का आएगा। ठीक है, ये क्रम आना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि HClO4 को इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम याद रखना है अपने को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका नाम याद रखना है अपने को। देखो HClO4, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो उसको बोलते हैं पर, उसमें लगाते हैं पर। आगे बताऊंगा मैं, पी ब्लॉक में आते हैं वैसे ही पर क्लोरिक एसिड। फिर इसका आपने नाम याद रखना है, यहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, फिर आता है क्लोरस अम्ल,
क्लोरस अम्ल, और फिर आता है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड। देखो HCl4 को बोलते हैं परक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप परक्लोरिक अम्ल। फिर आता है क्लोरिक अम्ल, फिर आता है क्लोरस अम्ल, फिर आता है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। यानी चार चीजें आ गई, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। पर क्लोरिक अम्ल, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है। आगे देखो एग्जाम्पल, और देखो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, अम्लीय सामर्थ्य। देखो अपने को बात की हुई है एक H2SO4 या H2SO3 एंड H2SO4 में किसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला करो, +2, एक की हाइड्रोजन की +1 होती है, दो के लिए कितनी होगी, +2 + x -6, ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा, -2, 3 ऑक्सीजन -6 से निकाल लिया करो आप तुरंत ही। x बराबर क्या आएगा, +4 आएगा। इसमें देखो +2 + x -8 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, +6। किसकी ज्यादा हो रही है, 6 वाले की ज्यादा हो रही है। इसका मतलब अम्लीय सामर्थ्य किसका ज्यादा है, H2SO4 का ज्यादा है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं अपन। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। अम्लीय सामर्थ्य किस किस की मैं बात कर रहा है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, इनमें बात कर रहा है। देखो इसका निकालो, +3 + x -8 बराबर 0, यानी x बराबर 5। फिर इसमें निकालो आप +3 + x -6 बराबर 0, यानी x बराबर 3। फिर इसमें निकालो +3 + x -4 बराबर 0, x बराबर 1। क्या जो मैं निकाल रहा हूं वो आपकी समझ में आ रही है क्या, कैसे निकालना है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा, +3। एक ऑक्सीजन का 4 -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन कितने होगा, -8 होगा। इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन का +3, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का कितना आना चाहिए, -6, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसका क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा, यानी H3PO4 का सबसे ज्यादा होगा, फिर H3PO3, फिर H3PO2। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है क्या, कि कैसे कैसे निकालते हैं अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है एक ये भी हो सकता है, इनका नाम पूछ सकता है आपको, इनका नाम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाम सभी के इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं डिटेल्स, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है, H3PO4 को क्या बोलते हैं, H3PO3 को क्या बोलते हैं, H3PO2 को क्या बोलते हैं। H3PO3 इसका मतलब क्या है, फोस्फोरिक अम्ल। क्या है भाई, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक अम्ल, फोस्फोरिक फोस्फोरिक अम्ल। ठीक है, H3PO3 को क्या बोलते हैं, फोस्फोरस एसिड। ठीक है, फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस अम्ल। फिर इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफोस्फोरस अम्ल, हाइपोफोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस अम्ल। देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको, जहां भी इक आएगा, जहां भी इक आता है, जहां भी इक आता है उसका मतलब उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 5, उसके लिए इक आएगा, यानी फॉस्फोरिक आएगा। फिर जो बीच की है, बीच की है उसमें आता है SOUS, यहाँ पे लिखो, इक आता है वो आता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में इक आता है। S आता है वो बीच वाली ऑक्सीडेशन नंबर में आता है, बीच वाली ऑक्सीडेशन नंबर में। और जो हाइपो आता है, हाइपो वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में आता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में। ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, ये बीच वाली है, बीच वाली मतलब +3 वाली है, यानी इसकी कम कितनी हो सकती है, फॉस्फोरस की 1 भी हो सकती है, अधिकतम 5 भी हो सकती है, बीच में है।
तो इसमें क्या आएगा, फॉस्फोरस एसिड आएगा। और देखो सबसे जो कम है उसमें क्या आ रहा है, हाइपो आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड आएगा। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी प्रकार इसमें देखो ये रहा, इक आएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम इसकी +7 है इसलिए इसमें इक आ रहा है, फॉस्फोरिक यानी पर क्लोरिक अम्ल आ रहा है, ठीक है। और सबसे कम किसमें, ये रहा हाइपो आ रहा है, सबसे कम वाले में हाइपो आ रहा है। बीच वालों में क्या आता है, क्लोरस एसिड आ रहा है। यहाँ पे बीच वाला बिल्कुल इसके टच में है, देखो मैक्सिमम वाले के बिल्कुल टच में है तो क्लोरिक आएगा, इक एसिड आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, फिर बीच वाली आ रही है तो एस आ रहा है, फिर सबसे कम आ रहा है तो हाइपो आ रहा है। आ रही बात समझ में, मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई कि एक और बाकी मैं डिटेल में पी ब्लॉक में कराऊंगा आपको। एक बार के लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि इक मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, एस मतलब बीच वाली, और हाइपो एस, हाइपो और एस दोनों आएगा एक साथ। देखो हाइपो और एस दोनों आएगा, इसका मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाइपो प्लस ओ यू एस और लगा लो, ओ हाइपो प्लस ओ यू एस, इसका मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है। अब बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट की। 2 नंबर बात करते हैं क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो क्षारीय सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, क्षारीय सामर्थ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के। क्षारीय सामर्थ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जिसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, किसकी ज्यादा होगी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है। लिख लो यहाँ पे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसकी क्षारीय सामर्थ्य अधिक है, उसकी क्षारीय सामर्थ्य अधिक है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, NaOH MgOH की होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम OH की होल थ्राइस, आपको निकालनी है क्षारीय सामर्थ्य। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, Na+ में आएगा क्योंकि OH माइनस होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भैया आप, तो फिर मुझे नहीं पता, निकाल के बताओ। एक्स इसकी निकालनी है, किसमें, Na की निकालनी है, Na की सोडियम की निकालनी, तो X प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा, -2 प्लस हाइड्रोजन के लिए कितनी आएगी, +1 बराबर 0। X -2 +1 बराबर 0 यानी X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें Mg की निकालो, X प्लस इस OH की हमें पता चल गया -1 होती है, सॉरी, ठीक है। देखो -2 और +1, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, और ऐसे कितनी है, 2 है, बराबर क्या आएगा, 0। तो x -2 बराबर 0, x बराबर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसके निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा है उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम है, क्षारीय सामर्थ्य कम है, इसका मतलब इसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम होनी चाहिए, ये अंतर है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम है। आगे देखो 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एंड अपचायक, देखो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और भी लगा के लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकारक, रिडक्टेंट मतलब अपचायक, या फिर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई दिया, डेफिनेशन मेरी ऊपर लिखाई हुई है आपको। देखो कल वाले लेक्चर में, जो परसों वाला लेक्चर है उसमें मैंने आपको ऑक्सीकारक की डेफिनेशन लिखाई थी। कहाँ पे है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण अंक आ गया, इससे पहले ये रहा, ये देखो ऑक्सीडेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होते हैं, ऑक्सीकारक। तो ये डेफिनेशन मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा, आप सीधा यहां पे देखो, आप यहां पे देखो सीधा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से करवा रहा हूं। ऑक्सीकारक,
ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब हो गया ये अगले पे डिपेंड करता है, कारक जहां भी आए अगले पे डिपेंड करेगा, तो यानी खुद का क्या करेगा, अगले का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। अगले का ऑक्सीकरण करेगा, अगले का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या करेगा, खुद का करेगा अपचयन। और जब खुद का अपचयन हो रहा है, अपचयन का मतलब क्या हो रहा है, अपचयन, तो ये क्या करेगा, यहां पे लिखो खुद का अपचयन, खुद का अपचयन। और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, उसी को तो बोलते हैं अपचयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब होता है ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण में डिफरेंस होता है। लिखो यहाँ पे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और एक जगह लिखो यहाँ पे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण, देखो नाम अलग अलग है ना, कारक करण, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है भाई। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ए से यदि ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1, तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, सारी डेफिनेशन मैंने आपको करवा रखी है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इसमें देखो, इसमें उल्टा होता है, ऑक्सीकारक है ना, वो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ये बात सेम ऐसे बिल्कुल उल्टी चलेगी। इसी प्रकार अपचायक और अपचयन में उल्टी चलेगी। यहां लिखो अपचायक, यहां लिखो अपचयन। अपचायक का मतलब अगले का क्या करेगा, अपचायक यानी अगले का अपचयन, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। खुद का ऑक्सीकरण करने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी करना, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इसी प्रकार देखो अपचयन, अपचयन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन, अपचयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन 0 है या -1, यानी ऑक्सीडेशन संख्या में कमी करना, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर में जिसमें कमी होती है उसको बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। देखो 3-4 चीजें हो गई, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, अपचायक, अपचयन। ऑक्सीकारक और अपचयन एक ही बात है, ऑक्सीकारक और अपचयन। इसी प्रकार अपचायक और ऑक्सीकारक देखो अपचायक और ऑक्सीकारक एक ही बात है। ऑक्सीकारक बोले तो अपचयन याद आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए याद। ऑक्सीकरण बोले तो अपचायक याद आना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके सारी चीज समझ में आ गई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखो, इसके एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल इसमें यहीं लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी किस में आएगी, जो पहले से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर्स पहले से ज्यादा है, उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी आ सकती है। जैसे KMnO4 पहले से +7 में बैठा है, K2Cr2O7 पहले से +6 में बैठा है, CrO3 पहले से +6 में बैठा है, HNO3 पहले से +5 में बैठा है, H2SO4 6 में बैठा है, O3 SO3 SO2 एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अपचायक के एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल, या तो इसको अलग पेन से लिख देते अपन पूरा, ठीक है। देखो इसको KMnO4 K2Cr2O7, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये बातें आप टेंशन मत लो। वैसे एग्जाम्पल देखते जाओ, CrO3, फिर HNO3, फिर H2SO4, O3 SO3 SO2 एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सारी की सारी धातु, क्योंकि धातु क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वही क्या होता है, अपचायक। तो धातु सारी आ गई। फिर धातु हाइड्राइड आ गया, धातु हाइड्राइड बोले तो NaH, जैसे NaH, तो वो क्या करेगा, सोडियम को तुरंत क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, हाइड्राइड को H- को रिलीज करेगा और Na+ बना लेगा। इसी प्रकार LiAlH4, यानी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं, जिसकी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या करेगा, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना चाहेगा। NaBH4 आ गया, या Hi आ गया, ठीक है, या
कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। कुल मिला के ये आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूं भी क्या चीज होती है। थोड़ा सा आप आगे जैसे जैसे अपने चलेंगे आपको खुद को पता चलने लग जाएगा भी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है। किसकी यदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यदि कोई एक तो +2 में बैठा है, एक +6 में बैठा है, आप खुद दिमाग लगाओ कि +2 वाला है क्या ये सबसे कम है, यानी किसी कंपाउंड है उसकी सबसे कम +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो क्या इससे कम जा सकता है? क्या नहीं जा सकता। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी तो कर ही सकता है, ये +4 में जा सकता है, जबकि ये क्या है, ये हाईएस्ट है, इससे अलावा +7 में नहीं जा सकता। तो ये भी +3 में तो आ ही सकता है बिल्कुल। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, इसका मतलब वो किसकी तरह काम करेगा, वो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी, इसका मतलब वो किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ रही है। और ज्यादा डिटेल के लिए 2 मिनट का वेट करो, उसके बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा। आगे देखो, ठीक है, ये एग्जाम्पल आगे, इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल दे देगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि Zn + CuSO4 से क्या बन रहा है, अभी ZnSO4 बन रहा है प्लस कॉपर बन रहा है। आपको इसमें ऑक्सीकारक अपचायक को पहचान करना है। तो देखो यहां पे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, अभी 0 है। यहां Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सर निकालो ZnSO4। Zn की x निकालनी है, बिल्कुल सर मान लिए बात। सल्फर की +6 हो गई, प्लस एक ऑक्सीजन की 4 होती है, सॉरी एक ऑक्सीजन -2 होती है, तो 4 की कितनी होगी, -8, यानी x + 6 - 8 = 0। तो x बराबर कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो यहाँ पे Zn की कितनी आ रही है, +2 आ रही है। फिर देखो कॉपर को मैं अलग पेन से, यहाँ पे देखो कॉपर को अलग पेन से दिखा रहा हूँ। कॉपर की कितनी आ रही है, यहाँ पे +2, यहाँ पे कॉपर की कितनी आ रही है, 0। तो कहने का मतलब ये है कि Zn देखो 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हो रहा है जिसका, उसका उल्टा क्या याद रखना है, अपचायक, यानी ये किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी कॉपर का क्या हो रहा है, देखो +2 से +0 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। और अपचयन का उल्टा क्या याद रखना है, अपचयन और ऑक्सीकारक एक जैसे काम करते हैं, तो ऑक्सीकारक हो गया। तो आपको पूछ सकता है यहाँ पे, तो आप लिखोगे Zn क्या है, Zn अपचायक है, और Cu+2 क्या है, ऑक्सीकारक है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, किस कैसे कैसे किया है आपकी समझ में आया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर देखो कि किस में बढ़ोतरी हो रही है और किस में कमी हो रही है। जिसमें बढ़ोतरी हो रही है उसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण और अपचायक एक बराबर होते हैं। इसी प्रकार जिसमें कमी हो रही है उसको मतलब अपचयन, अपचयन और ऑक्सीकारक एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत है क्या आपको, मेरे हिसाब से कहीं जरूरत नहीं है। लिख लो, या तो थोड़ा बहुत एक हिंट दे दो, यहाँ पे लिख लो। जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह क्या काम करेगा, वह अपचायक होगा। अपचायक की तरह बन के काम करेगा, वह अपचायक होगा, वह अपचायक होगा। और जिस तत्व का अपचयन होता है, जिस तत्व का अपचयन होता है, अपचयन होता है, इसका मतलब वह किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह, यानी ऑक्सीकारक होगा, वह ऑक्सीकारक होगा। आगे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और देखो, FeCl2 FeCl2 प्लस SnCl4 से बन रहा है FeCl3 प्लस SnCl2। हाँ भाई, ऑक्सीकारक और अपचायक पहचान करना है। देखो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2, यहाँ पे निकालो Sn, एक Cl की -1 होती है, तो 4 की -4, तो x -4 = 0, यानी x बराबर +4। इसी प्रकार इसमें +3 और इसमें +2। देखो Fe की चेक करो, Fe अलग अलग चेक किया करो। Fe की चेक करोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से +2 से +3 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, बढ़ोतरी। ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक।
ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीकरण हो रहा है उसका, और ऑक्सीकरण का मतलब अपचायक की तरह बांध के काम करेगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचायक समान होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली याद रखने। इसमें देखो आगे +4 है, +4 से +2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं उसका। उसका क्या होता है भी, अपचयन। अपचयन और ऑक्सीकारक एक समान होते हैं, तो अपचयन या ऑक्सीकारक। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि FeCl2 किसकी भांति काम करेगा, अपचायक की भांति काम करेगा, और SnCl4 किसकी भांति काम करेगा, ऑक्सीकारक की भांति काम करेगा। ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन आया था अपने संस्कृत डिपार्टमेंट में, आया था कि कौन सा अपचायक है, कौन सा ऑक्सीकारक है, नहीं ऑक्सीडेंट की डेफिनेशन के बारे में बताया था। मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं आपको, देखो क्वेश्चन लिखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आगे देखो, वह अभिकर्मक, वह अभिकर्मक जो दिए गए पदार्थ में, दिए गए पदार्थ में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। ऑप्शन 1 नंबर 1 लेवलिंग एजेंट, ऑप्शन बी अपचायक एजेंट, ऑप्शन सी शुष्कन एजेंट, शुष्कन एजेंट, ऑप्शन डी ऑक्सीकारक एजेंट, ऑक्सीकारक एजेंट। ये अपने सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज देखो। देखो भाई, ये बोल रहा है कोई अभिकर्मक है जो अगले वाले पदार्थ की ऑक्सीडेशन संख्या में कमी करता है। मतलब ये कोई ए पदार्थ है, वो बी की ऑक्सीडेशन संख्या में कमी कर रहा है, यानी बी की ऑक्सीडेशन संख्या में कमी कर रहा है। इसका मतलब बी का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। बी का अपचयन कर रहा है तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। और मुझे पता है कि जो अगले वाले का अपचयन करे वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ऐसे एजेंट क्या होते हैं, अपचायक एजेंट होते हैं। दोबारा समझो, मैंने आपको क्या बोला, अपचायक का मतलब क्या होता है, अपचायक एजेंट का मतलब समझो आप। तो अपचायक का मतलब होता है अगले का क्या करेगा, अपचयन करेगा, और खुद का क्या करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। जबकि हमें क्या दिया हुआ है, देखो यही तो दिया हुआ है, अगले की ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है, यानी अगले का अपचयन करने वाला, अगले का अपचयन करने वाला क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। उसको एग्जांपल ए से आंसर क्या आएगा, अपचायक एजेंट होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि अगले पे डिपेंड करता है। अगले वाले का यदि अपचयन हो रहा है तो वो क्या होगा, अपचायक एजेंट। अगले का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीकारक एजेंट। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर। तो इसके साथ ही आपको ये पता चल गया कि ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, कैसे अपने को सोल्व करना है। यदि कोई क्वेश्चन आ भी जाए अपचायक में से, तो मेरे हिसाब से अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ऐसे इतने इजी क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ये इजी तभी लगेगा जब आपको इसके बारे में बेसिक क्लियर हो। आगे देखो एग्जांपल, आगे एग्जांपल Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस से बन रहा है Cr+3 प्लस CO2। वही सेम आपको पता करना है कौन कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकारक हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे सोल्व करो तो 2x प्लस 7 इंटू -2 बराबर -2, 2x -14 बराबर -2, तो 2x बराबर 12, x बराबर 6, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या आ रही है +6। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या आ रही है +3। यहाँ पे देखो निकालो आप, 2x -8 बराबर -2, तो यानी x बराबर +3, और यहाँ पे आ रहा है +4। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ देखो +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं, ऑक्सीकारक। आगे देखो, इसमें +3 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब अपचायक,
तो मेरे हिसाब से आप आपके समझ में आ गया। यही तो क्वेश्चन दिया हुआ होता है ऊपर वाला कि अगले वाले की ऑक्सीकरण संख्या में कमी करे। अब देखो C2O4 यदि अपचायक है तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या में कमी करेगा, यानी इसको +6 से +3 में भेज रहा है। इसका मतलब अगले वाले का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। उसको क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या आपके? ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हालांकि मैंने करवा भी दिया था। Cu2s + 2CO से Cu + SO2 में आपको पता करना है कि कौन अपचायक है और कौन ऑक्सीकारक है। देखो यहाँ पे देखो Cu की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है, +2। यहाँ पे भी Cu की कितनी है, +2। और यहाँ पे सल्फर की कितनी है, ये तो आगे कॉपर की, अपने को निकालनी है सल्फर की। देखो सल्फर की कितनी है, यहाँ पे सल्फर की आगे -2। यहाँ पे कॉपर की कितनी है, 0। सल्फर की कितनी है, +4। अब देखो सल्फर वाले चेक करो आप, सल्फर की -2 से +4 में हो रहा है। तो इसका मतलब सल्फर में क्या हो रहा है, सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीडेशन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, अगले का ऑक्सीकरण यानी अपचायक। फिर इसमें देखो +2 से +0 में, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। और यदि इसका अपचयन हो तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ठीक है। तो आपने वो पूछा हुआ है कौन कौन सा अपचायक होगा, तो अपचायक कौन सा होगा, अपचायक कौन सा होगा भाई, CuS। ऑक्सीकारक कौन सा होगा, ऑक्सीकारक होगा सर CuO। यही तो मैंने एग्जांपल करवाया था। एक बार वापस चलते हैं उस पे जहां मैंने ये करवाया था आपको। यहाँ पे करवाया था, पीछे वाली क्लास में करवाया था कहीं पे। ये अपने एनसीईआरटी का तो एग्जाम्पल है, ये रहा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। Cu2 क्या है भाई, यहां से देखो आप, Cu2S रिडक्टेंट है और Cu2O क्या है, ऑक्सीकारक है। Cu2S क्या है, रिडक्टेंट हुआ, और ऑक्सीकारक ये रहा Cu फर्स्ट ऑक्सीडेंट हुआ, यानी Cu2 ऑक्सीडेंट है और Cu2X रिडक्टेंट है। Cu2 ऑक्सीडेंट है और Cu2S रिडक्टेंट है। Cu2S रिडक्टेंट है, ये रहा Cu2S, और Cu2O क्या है, ऑक्सीकारक है। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी के साथ एक बात और लिखते हैं, इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लिखो भाई इसमें क्या लिखते हैं, यदि किसी तत्व अपने अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर में हो, इसका मतलब ये है कि उसके ज्यादा, यदि किसी में +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, इससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब इसका क्या होगा, ये इसमें कमी करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन, इसकी +6 से +8 में इसको नहीं भेज सकते, लेकिन +6 से +4 में भेज सकते हैं। कहने का मतलब है इसका अपचयन कर सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसका मतलब उसका क्या होगा, उसका अपचयन होगा, और अपचयन होता है उसका उल्टा क्या होगा, वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। भाई समझो इसको, यदि किसी तत्व में अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर में है, मान लेते +6 में, तो इसको +6 से +8 में नहीं भेज सकते, लेकिन +6 से +4 में भेज सकते हैं। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी हो रही है, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी हो रहा है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, और जो जिसका अपचयन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। तो उसका क्या करते हैं, ऑक्सीकारक। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई आपके। आगे देखो, 1 नंबर पॉइंट आ गया। 2 नंबर पॉइंट देखो, यदि कोई तत्व न्यूनतम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यदि तत्व न्यूनतम मिनिमम से मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो, तो उसको क्या कहते हैं, मिनिमम वाला हो। जैसे मतलब +2 है, अब +2 से +1 में नहीं भेज सकते इसको, +2 से +4 में भेज सकते हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, बढ़ोतरी। ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब इसको क्या बोलते हैं, अपचायक। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अपचायक की भांति काम करेगा। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या, बिल्कुल सर समझ में आ गई।
ठीक है, आगे देखो एक और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर आपका मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में हो, यानी न्यूनतम से लेके ऑक्सीडेशन नंबर आपका अधिकतम के बीच में हो, न्यूनतम से लेके ऑक्सीडेशन नंबर आपका अधिकतम के बीच में हो, तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है। तो दोनों अपचायक व ऑक्सीकारक हो सकता है, अपचायक व ऑक्सीकारक हो सकता है, ऑक्सीकारक हो सकता है। सही है, बिल्कुल सर सही है। अब देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कब होती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता ही दिया कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी शोषी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या शोषी इलेक्ट्रॉन के बराबर इसकी क्या होती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है। और मिनिमम होती है, वो होती है शोषी इलेक्ट्रॉन में से 8 कम कर दो आप, तो वो उसकी होती है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। देखो यहां से चालू करते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या शोषी इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब ये इनकी मैक्सिमम है, ये इसकी क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। मिनिमम का मतलब हो गया इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन कम करना है। ये तभी कम होगा जब n बराबर 3 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो, या उससे अधिक अधिक n की वैल्यू मतलब जिनमें आवर्त, तीसरे आवर्त या चौथे आवर्त, पांचवें आवर्त वाले में हो, तो इसमें क्या होगा? n-8 करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, बोरोन का फिर मिनिमम नहीं, एक बार मान के चलते। इसमें देखो, इसमें 8 कम करोगे -4, फिर -3, -2, -1, 0। बोरोन का क्या होता है कि -5 नहीं होती, बोरोन में -5 नहीं होती। बोरोन की मिनिमम 0 हो सकती है, क्योंकि बोरोन में क्या होता है? p ऑर्बिटल का चक्कर पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आपको ये वाली याद रखनी है। बोरोन का एग्जाम्पल नहीं आएगा आपके, इसमें से आपको याद रखनी है कि कार्बन की हाईएस्ट कितनी हो सकती है? 4, न्यूनतम कितनी हो सकती है? -4। फिर नाइट्रोजन की 5, फिर न्यूनतम कितनी? -3। ऑक्सीजन की 6, न्यूनतम -2। फ्लोरीन की 7, मैक्सिमम न्यूनतम -1। और नियोन की 8, न्यूनतम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। इसको थोड़ा आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल HNO3, सॉरी HNO2। HNO2 में नाइट्रोजन कितनी है? और ये भी सर आ रही है +3, तो ये देखो बीच में आ रही है। मिनिमम कितनी हो सकती है इसकी? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? सर मैक्सिमम +5। मिनिमम कितनी हो सकती है? सर -3, यानी बीच की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब HNO2 किसकी तरह बनती काम करेगा? रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट दोनों की तरह काम करेगा, यानी अपचायक व ऑक्सीकारक दोनों की बनती, अपचायक व ऑक्सीकारक दोनों की बनती काम करेगा, की बनती कार्य करेगा। और जो अपचायक व ऑक्सीकारक दोनों की तरह बनती काम करेगा उसको बोलते हैं विषमानुपातन। उसको क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनल। विषमानुपातन, विषमानुपातन, डिसप्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल, डिसप्रोपोर्शनल। ठीक है, जो दोनों की बनती काम करे उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल, यानी जो अपचयन की भी, अपचयन भी कर सकता है, जो ऑक्सीकरण भी कर सकता है, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल। क्या ये बात समझ में आई आपके? आगे एग्जाम्पल और देखो। H3PO3, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस की निकालो आपके, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगी? 3। तो देखो फॉस्फोरस किसके नीचे आ रहा है? नाइट्रोजन फैमिली में, तो 5 और 3 हो सकती है इसकी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5। मिनिमम कितनी हो सकती है? -3। ये दोनों के बीच में है, बिल्कुल सर। तो ये दोनों की तरह काम करेगा, जो दोनों की तरह काम करेगा उसको क्या बोलते हैं? विषमानुपातन, विषमानुपातन, डिसप्रोपोर्शनल। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। एग्जांपल देखो, निम्न में से किसका विषमानुपातन, डिसप्रोपोर्शनल, डिसप्रोपोर्शनल नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 1 HNO3, ऑप्शन नंबर बी HClO4, ऑप्शन नंबर सी H2SO4, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो देखो भाई कैसे करोगे इसको?
सॉल्यूशन। HNO3 देखो, HNO3 की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 5, जो कि मैक्सिमम के बराबर है। मैक्सिमम के बराबर है, इसका मतलब इसका क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो किसकी भांति काम करेगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति, यानी सिर्फ और सिर्फ ये किसकी भांति काम करेगा, ऑक्सीकारक की भांति काम करेगा, ओनली ऑक्सीकारक होगा, न कि अपचायक होगा। इसी प्रकार HClO4 में देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आप, इसके 7, तो Cl का कितना हो सकता है सर, ये रहा फ्लोरीन के नीचे आता है Cl का, यानी 7 से 1 के बीच में हो सकता है, बिल्कुल सर 7 है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम की भांति काम करेगा, तो ये भी ओनली ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक होगा। इसी प्रकार देखो H2SO4 है, यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6, जो कि मैक्सिमम के बराबर है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ये भी क्या करेगा, ओनली ऑक्सीकारक होगा ये भी। तो यानी इन तीनों में क्या होगा, तीनों तीनों ऑक्सीकारक होंगे, तीनों ऑक्सीकारक होंगे, ऑक्सीकारक होंगे, अर्थात अर्थात ये विषम अनुपातन, अर्थात ये विषम अनुपातन नहीं दर्शाएंगे, नहीं दर्शाएंगे, ठीक है, तो तीनों ही नहीं दर्शाएंगे। मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे देखो 4 नंबर पॉइंट अपना तुल्यंकी भार, तुल्यंकी भार ज्ञात करना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुल्यंकी भार, इक्विवेलेंट वेट जो कि अपने मोल कंसेप्ट में दिया हुआ है, वो यहाँ पे आपके सारा समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट किसको बोलते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, एन फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, हमें एन फैक्टर निकालना आ गया, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट अपना आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें लिखो, ऑक्सीकारक व अपचायक का, ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यंकी भार, ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यंकी भार वह भार है, वह भार है जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 1 मोल क्यों बोले, क्योंकि मुझे पता है इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, यानी 1 मोल का मतलब एन फैक्टर 1 आएगा, तो इसमें जब एन फैक्टर 1 होगा तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, मोलिकुलर वेट के। यही बात बोलना चाह रहा है कि ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यंकी भार वह भार है, यानी वह मोलिकुलर भार है जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। ठीक है, आगे बात समझ में, बिल्कुल सर, आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, तुल्यंकी भार बराबर, तुल्यंकी भार, तुल्यंकी भार बराबर क्या होता है भाई, अणु भार या परमाणु भार, अणु भार या परमाणु भार डिवाइड बाई क्या होगा भाई, एन फैक्टर यानी संयोजकता, डिवाइड बाई संयोजकता। ठीक है, आगे देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुल्यंकी भार बराबर क्या होगा, अणु भार या परमाणु भार डिवाइड बाई संयोजकता। 1 नंबर चीज देखते हैं, ऑक्सीकारक के लिए सबसे पहले या तो ऑक्सीकारक या परमाणु का तुल्यंकी भार निकालते हैं, परमाणु का तुल्यंकी भार, परमाणु का तुल्यंकी भार, ठीक है, परमाणु का तुल्यंकी भार। देखो तुल्यंकी भार क्या आएगा, परमाणु का तुल्यंकी भार बराबर परमाणु का परमाणु भार, यानी परमाणु भार डिवाइड बाई क्या आएगा, संयोजकता। अब हमें संयोजकता यदि निकालनी आ गई, इसका मतलब हम आसानी से उस परमाणु का तुल्यंकी भार निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन है, इसके लिए एन फैक्टरी वैल्यू 1 होती है, कार्बन है इसके लिए एन फैक्टरी वैल्यू, देखो इसकी संयोजकता मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, कार्बन देखो 1s2 2s2 2p2, तो ये जो संयोजकता मतलब जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन अभी 4, तो इसका एन फैक्टर 4 हो गया। इसी प्रकार mg है तो mg का एन फैक्टर 2 होगा। ठीक है, एन फैक्टर निकाल रहा हूं मैं। इसी प्रकार जो अपना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होगा, एन फैक्टर 2 होगा।
सर ऑक्सीजन निकालो भी, 1s2 2s2 2p4 से 6 आना चाहिए, बिल्कुल 6 आना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से ये क्या होगा, इनर्ट पेयर में चला जाएगा। तो एक तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करना और एक 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, कौन सा इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी ऑक्सीजन का अन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सोडियम का अन फैक्टर 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यही है, एल्यूमिनियम आ गया जैसे, इसका अन फैक्टर 3 आ जाएगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करना, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके वह स्टेबल या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जा सकता है, वह उसका अन फैक्टर होता है। तो आपको अन फैक्टर क्या करना है, संयोजकता से निकालना है सबसे पहली बात। ये आपको, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए भी संयोजकता के बराबर होता है। ठीक है। दूसरी बात अणु की, दूसरा आ गया अणु का तुल्यंकी भार। मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, सारे समझ में आ जाएंगे। दूसरा आ जाएगा अणु का तुल्यंकी भार। अणु का तुल्यंकी भार वही सेम, तुल्यंकी भार क्या आएगा, अणु का तुल्यंकी भार बराबर आएगा अणु भार बटा संयोजकता। अणु भार बटा संयोजकता। देखो तुल्यंकी भार किसका निकालना है, O2 का निकालना है। जैसे तुल्यंकी भार O2 का निकालना है तो O2 का अणुभार कितना होगा, 32 बटा एक ऑक्सीजन का अणुफैक्टर कितना होता है, 2। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे दिए हुए तो अणुफैक्टर कितना आएगा, 4, यानी तुल्यंकी भार किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। इसी प्रकार इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर 8 की बात करें तो देखो एक सल्फर का अणुभार कितना होता है, 32। 8 का कितना होगा, 32 इंटू 8 अपॉन एक सल्फर है वो ऑक्सीजन के नीचे आता है, एक सल्फर का अणुफैक्टर कितना आएगा, 2। ऑक्सीजन फैमिली है, देखो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फिर सल्फर, इन दोनों के लिए एन फैक्टर कितना आना चाहिए, 2। तो एक का 2 आएगा तो 8 का कितना आएगा, 8 इंटू 2। तो ये सोल्व करो आप तो ये आ जाएगा 16। ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अणु का मतलब एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर बना हुआ वो। इसी प्रकार जैसे एन फैक्टर आपको इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब ई डब्ल्यू मतलब इक्विवेलेंट वेट, P4 का निकालना हो तो P4 का अणुभार कितना होगा भाई, 31 इंटू 4 डिवाइड बाई एक पी का कितना होता है, नाइट्रोजन फैमिली के लिए एन फैक्टर कितना होता है, 3। ठीक है। तो 4 का कितना आएगा, 12। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, ये इक्विवेलेंट वेट है। जो इसकी संयोजकता होती है वही इसकी क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इसकी संयोजकता होती है परमाणु के लिए। ठीक है। हालांकि परमाणु वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको ऐसे करने हैं। ठीक है। आगे देखो 3 नंबर आयन का, 3 नंबर आ गया आयन का तुल्यंकी भार। आयन का तुल्यंकी भार। आयन्स क्या होते हैं भाई, आयन के ऊपर चार्ज ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना। आयन का भार, तुल्यंकी भार कैसे निकालना है आपका, इक्विवेलेंट वेट बराबर आयन का भार, आयन का भार डिवाइड बाई क्या आएगा, आयन पर चार्ज, आयन पर उपस्थित आवेश। कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट वेट तुल्यंकी भार, इक्विवेलेंट वेट आ गया आयन का भार डिवाइड बाय आयन पर उपस्थित आवेश। एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस का निकालना आपको, तो देखो इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस ऐसे अपन शो करते हैं। इक्विवेलेंट वेट यानी EW किसका, Cl माइनस का। Cl माइनस का भार कितना होगा, 35.5 अपॉन Cl माइनस पे चार्ज कितना है, हमें सिर्फ चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो उसका मैग्नीट्यूड लेके चलना है, सिर्फ परिमाण लेके चलना है। तो कितना आ जाएगा, 35.5। इसी प्रकार एग्जांपल देखो CO3 2 माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस। देखो CO3 2 माइनस का भार कितना होगा, एक कार्बन का होता है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइड बाई चार्ज कितना है 2, तो ये हो गया 48 2 60 बटा 3 2 यानी 30 ग्राम। ग्राम में आएगा ये, तो ग्राम। ठीक है, ग्राम। ग्राम। आगे देखो एग्जांपल, आपको निकालना चाहिए SO42 का निकालो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO42 बराबर SO42 में क्या आएगा, सल्फर का कितना होता है सर, 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4 अपॉन डिवाइड बाई चार्ज कितना 2, तो यानी 16 चौकी 64 और 32 98 बट्टा 2 कितना आ जाएगा, सॉरी 48 और 96 बट्टा 2 यानी 48 ग्राम। तो ये आ गया इक्विवेलेंट वेट किसका, आयन का। तो आयंस के मामले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
आयन का भार अपॉन आयन पर उपस्थित आवेश। यहाँ पे -1 चार्ज है इसलिए 1 आएगा, यहाँ पे -2 है इसलिए नीचे 2 आएगा, यहाँ पे -2 है इसलिए नीचे 2 आएगा। फिर देखो आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात 4 नंबर, अम्ल का तुल्यकालिक भार। अम्ल का तुल्यकालिक भार, अम्ल का तुल्यकालिक भार, अम्ल का तुल्यकालिक भार। वही सेम बात, अम्ल के लिए तुल्यकालिक भार कैसे निकालेंगे, तुल्यकालिक भार, तुल्यकालिक भार यानी इक्विवेलेंट वेट बराबर कैसे निकालेंगे भाई, अणुभार अपॉन क्षारकता। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्षारकता चेक करते हैं, क्षारकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डब्बे में आप बंद करो। अब भाई क्षारकता क्या होती है उसको देखो। क्षारकता का मतलब होता है ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन से जुड़े हुए H+ की संख्या, बस उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षारकता। ठीक है, या फिर अपन ज्यादा इसे या फिर ऐसे देखो, क्षारकता का सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, क्षारकता H+ त्यागे गए H+ की संख्या, त्यागे गए H+ की संख्या, या त्यागे, या फिर क्या होगा ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की H+ की संख्या। ये सारा क्या होता है, क्षारकता होता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे HCl एक एसिड है, HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, HCl का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl बराबर, HCl का अणुभार कितना होगा सर, हाइड्रोजन का 1 होता है और Cl का कितना होता है 35.5, यानी टोटल कितना आ गया 36.5 डिवाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे देखो HCl का मतलब हो गया H+ प्लस Cl माइनस H+ की संख्या कितनी है 1 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम में आ जाएगा। इसी प्रकार देखो एग्जांपल देखो H2SO4, H2SO4, देखो H2SO4 को आप ऐसे लिखो कि इस कैसे लिखोगे 2H+ प्लस SO4 2 माइनस, तो देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 बराबर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, सल्फर का 32 प्लस 64 96 प्लस 2 98 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे H+ की संख्या कितनी है सर 2 है, तो कितना आ जाएगा 49 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखो, किसका HNO3 का इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, सर HNO3 में कितना होगा सर, इसको ऐसे लिखो H+ प्लस NO3 माइनस, यानी कितने त्यागेगा सर H+ की संख्या 1 होगी, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा सर 82 होता है, डिवाइड बाई 2 यानी 41 ग्राम। ठीक है, इसको फिर आगे करना पड़ेगा। ठीक है, अमल का आ गया। हाँ भाई, अब आगे देखो, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, H3PO2, H3PO3, H3PO4, इसके आपको ये एमएल है सारे, इसको क्या बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक अम्ल, ये मैंने आपको नाम करवा दिए। अब देखो इसमें यदि पूछ लिया जाए आप वन फैक्टर, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ आप, P डबल बॉन्ड O, फिर ये आएगा H, फिर ये आएगा H, फिर ये आएगा OH, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ P डबल बॉन्ड O H OH OH। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ P डबल बॉन्ड O OH OH और OH। देखो भाई यहां पे देखो मैंने क्या बोला, क्या ये H पे H त्याग कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H, या तो डायरेक्ट ऐसे, या तो डायरेक्ट कोई त्याग करने वाला हो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, लेकिन ये वीक एसिड है, तो इनमें क्या होता है, इनमें अपने इनकी स्ट्रक्चर देख के काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सर 1 जुड़ा हुआ है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा सर, इसका एन फैक्टर 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सर 2 जुड़े हुए हैं, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। यहाँ पे देखो सर 3 जुड़े हुए हैं, तो एन फैक्टर कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब 1 होता है, ये 1 है, इसको क्या बोलेंगे एक क्षारकीय अम्ल, क्या बोलेंगे भाई एक क्षारकीय अम्ल। ये 2 जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे द्विक्षारकीय अम्ल। क्षारकीय मतलब जो OH माइनस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्षारकता से बताएं। यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं 3 जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिक्षारकीय अम्ल, त्रिक्षारकीय अम्ल आ गया। ठीक है,
मेरे हिसाब से आपके समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो सर इसका मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर कितना है 1। सर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, सर इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर 2। सर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर 3 आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या? क्या ये आपकी बात समझ में आई क्या? H3PO2, H3PO3 और H3PO4 एन फैक्टर 1 2 3 एक क्षारकीय अम्ल होगा, ये द्विक्षारकीय अम्ल है और ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 1, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 3। एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जब भी संरचना दी हो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, इस ऐसी क्वेश्चनों में संरचना देखनी होती है और जो OH से डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन है वही उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, आगे देखो एक एग्जांपल, ये भी बहुत शानदार एग्जांपल है। कौन सा भाई? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। अब देखो यहाँ ये नहीं है कि सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, मैं तो सर ऐसे कर दूंगा H3PO2, ये सर चला जाएगा 3H++PO2। ये तभी टूटता है जब 100% क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या नहीं है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो वीक एसिड में मैंने आपको बताई दिया, वीक एसिड के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ और जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बोरिक एसिड भी क्या है सर? बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। ये भी क्या है, एक वीक एसिड है। और वीक एसिड के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3H++BO3-3। क्या ऐसे बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। तो वीक एसिड के लिए क्या करना होता है, स्ट्रक्चर बनानी होती है। सर स्ट्रक्चर बनाओ इसकी। तो सर क्या करेगा, ये H3BO3 ये ऑक्सीजन H2O के साथ में जुड़ के क्या बनाएगा, BOH की 4 बना लेगा और प्लस H+, यानी ये कितने H+ त्याग रहा है, 1 H+ त्याग रहा है। इस पे नहीं जाना। ये देखो H2O के साथ में कितने H+ त्याग रहा है, 1। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बोरिक एसिड होता है, जो बोरिक अम्ल होता है वो एक क्षारकीय अम्ल होता है। एक क्षारकीय अम्ल यानी इसका एन फैक्टर होता है वो 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनके एग्जाम में आपको याद रखना है कि हाइपोक्लोरस एसिड ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल ये क्या है, फोस्फोरस अम्ल। ये है फोस्फोरस अम्ल। ये क्या है, फोस्फोरिक अम्ल। फोस्फोरिक अम्ल। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या हो गया, 4 नंबर का हम लवण का देखेंगे। ये कितने नंबर आ गया, 4 नंबर। तो 5 नंबर हम क्षार का देखेंगे। 5 नंबर क्षार का तुल्यांकी बार। तुल्यांकी बार सेम वही, इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, क्षार का निकालना है। तुल्यांकी बार किसके बराबर आएगा, अणु बार। अब इसमें क्या रह जाएगा, इसमें आ जाएगा अम्लता आ जाएगी। उसमें क्षारकता आ रही थी, इसमें अम्लता आ जाएगी। अम्लता मतलब कितने OH- प्रतिस्थापित कर सकते हैं हम। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकालना हो तो सर NaOH का मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई कितने OH- होगा सर, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो ये तुरंत टूट जाएगा। Na++OH- में एन फैक्टर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार MgOH के होल ट्वाइस के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो सर इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई ये 2 आएगा, क्योंकि इसमें कितने OH- 2 है। इसी प्रकार AlOH की होल थ्राइस बनाए तो इसमें सर इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सर मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग में तुरंत टूटेगा, तो कितने में टूट जाएगा, OH 3 में टूटेगा। ठीक है, आगे 6 नंबर देखो। आगे देखो लवण। लवण यानी सोल्ट का तुल्यांकी बार। तुल्यांकी बार, सोल्ट का तुल्यांकी बार। देखो भाई लवण के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होएगा भाई, अणु बार लवण का अणु बार डिवाइड बाई लवण की संयोजकता। लवण की संयोजकता कैसे निकालते हैं, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, इन पे कुल आवेश निकालना है। धनायन या ऋणायन पर कुल आवेश, धनायन या ऋण आयन पर कुल आवेश, पर कुल आवेश, यही इसकी संयोजकता होगी। एग्जाम्पल देखो भाई CaCO3, देखो इसको तोड़ो आप तो ये Ca2+ में टूटेगा और CO3 2- में। देखो चाहे धनायन ले चाहे ऋणायन ले, दोनों में समान चार्ज आएगा। तो समान चार्ज है तो एन फैक्टर कितना आएगा, 2। दोनों के केस में 2 है ना, तो बिल्कुल चाहे आप धनायन वाला ले लो चाहे ऋणायन वाला ले लो, कोई सा एक ले लो।
ठीक है, चाहे धनायन लोगे सर 2 आएगा, ऋणायन लोगे तो भी 2 आएगा, माइनस नहीं देखना मेरे को, हमें सिर्फ चार्ज देखना है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा सर, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या आपके? इसी प्रकार एग्जांपल देखो NaCl, देखो ये Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा सर, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई, इसमें चार्ज कितना है सर, 1 आ रहा है। इसी प्रकार देखो एग्जांपल Al2O3, सर ये किस में टूटेगा, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3O माइनस 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा सर, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई कितना चार्ज, जैसे धनायन पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया करो सर +6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -6, कोई सा भी ले लो सर 6 आ गया। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या? तो कोई सा भी ले लो आप, इक्विवेलेंट वेट सेम आएगा, धनायन पे लो चाहे ऋणायन पे लो, किसी एक का लेना है। ठीक है, जब भी इस टाइप का केस हो, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी इस टाइप का केस हो तो इसमें पूरा मल्टीप्लाई करके जोड़ा करो, ये 2 है और ये 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद में धनायन का कुल चार्ज आएगा। इसी प्रकार इसमें ऋणायन का दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद ऋणायन का कुल चार्ज आएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है क्या, मैं जो बोल रहा हूं? क्या ये बात आपके समझ में आ रही है क्या? ठीक है, आगे देखो 7 नंबर, 7 नंबर ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी बार। ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी बार, ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी बार। देखो भाई इसमें कैसे निकालते हैं, सब वही फॉर्मूले सेम, इक्विवेलेंट वेट बराबर अणु बार डिवाइड बाई n फैक्टर, n फैक्टर का मतलब हो गया ऑक्सीकरण अंक में कितना परिवर्तन आ रहा है, डिवाइड बाई ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। सर कैसे, जैसे मान लेते हैं सल्फर है, सल्फर SO2 से किस में जा रहा है, SO4 2 माइनस में जा रहा है। तो देखो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सर +4 है, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सर +6, तो कितने का परिवर्तन आ रहा है सर 2 का आ रहा है। इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना आएगा सर, n फैक्टर 2 आ जाएगा। क्या ये बात सही है क्या, आपके समझ में आई क्या? बिल्कुल। तो एग्जाम्पल देखते जाओ और लिखते जाओ। एग्जाम्पल MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस के 3 एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप तो कंठस्थ ही कर लेना, ये क्या कर लेना, कंठस्थ कर लेना। MnO4 माइनस 3 भागों में तोड़ते हैं इसको, ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले अपना मीडियम लेके चल रहे हैं, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम बोले तो H+, फिर हम लेके चल रहे हैं उदासीन न्यूट्रल मीडियम, फिर लेके चल रहे हैं हम क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम बोले तो OH-। देखो भाई MnO4 है, अम्लीय माध्यम, फिर क्षारीय माध्यम, फिर उदासीन माध्यम। MnO4 जब अम्लीय माध्यम में है तो MnO4 माइनस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब MnO4 क्षारीय माध्यम में, सॉरी न्यूट्रल मीडियम में, तो ये किस में टूट जाएगा, MnO2 में टूटता है। और जब ये क्षारीय माध्यम में तब ये किस में टूटता है, MnO4 किस में टूटेगा, MnO4 2 माइनस में टूटेगा, MnO4 2 माइनस में। ठीक है, तो देखो आपको ऐसे बोलेगा MnO4 का क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी बार है। एग्जाम्पल देखो, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो ऐसे आएगा, MnO4 माइनस का अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी बार है, अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी बार है। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे सर, MnO4 माइनस हमें पता है अम्लीय माध्यम में किस में टूटेगा सर, H+ की प्रेजेंस में ये Mn+2 में टूटेगा। ये देखो अम्लीय माध्यम में, तो सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, यहाँ पे कितनी है +2, परिवर्तन कितना आया भाई, ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन सर कितना आया सर, पहले 7 था, फिर घट के कितना आएगा +2 हुआ, सॉरी +2, तो कितने का परिवर्तन आया सर 5 का। तो ये जो 5 जो परिवर्तन आ रहा है वही क्या कहलाएगा, इसका n फैक्टर कहलाएगा,
वही इसका एन फैक्टर खिलाएगा। फिर क्या करना है सर, मोलिकुलर वेट बराबर अणुभार किसका सर, अणुभार MnO4 का, MnO4 माइनस का, डिवाइड बाई कितना आएगा सर 5 आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है क्या, कि MnO4 है वो आपको अम्लीय माध्यम में याद रखना है, क्षारीय माध्यम में याद रखना है, और किस में याद रखना है, न्यूट्रल मीडियम में। अब देखो अणुभार कितना है सर, निकाल लेते हैं एक बार MnO4 माइनस का अणुभार निकालो आप भी। तो MnO4 फॉर्म में नहीं रखे, KMnO4 माइनस में KMnO4 में रहेगा। तो KMnO4 का अणुभार आपको MnO4 माइनस नहीं देखे क्या देगा, KMnO4, क्योंकि K प्लस होता है MnO4 माइनस होगा, इसलिए वो क्या बोलते हैं अपना MnO4 माइनस बोलते हैं। लेकिन क्या आएगा KMnO4। तो KMnO का अणुभार कितना होता है 158। अब ये भी आपको याद होना चाहिए, बार बार आप कैलकुलेशन नहीं करके सीधा सीधा याद ये रखा करो, KMnO4 का अणुभार कितना होगा 158। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मोलिकुलर वेट नहीं, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा भाई 158 डिवाइड बाई 5। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है क्या। देखो सबसे ज्यादा किस में चेंज हो रहा है सर, अम्लीय माध्यम में। इसका एन फैक्टर कितना हो रहा है, एन फैक्टर सर 5 आ रहा है। फिर सर इसमें कितना आ रहा है सर, इसमें ये +4 में जा रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7 है। तो कितने परिवर्तन आ रहा है सर 3 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का परिवर्तन है सर 1 का ही आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। तो सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें है, अम्लीय माध्यम में। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा, देखो सबसे कम हो रहा है भाई 7 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जा रही है 2 में जा रही है, यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन आ रहा है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो उसके क्या होता है अपचयन, या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोले ऑक्सीकारक। इसका मतलब MnO4 माइनस अम्लीय माध्यम में सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक की काम करता है। तो यहाँ पे लिखो भाई, यहाँ पे लिखो क्या लिखते हैं, KMnO4 प्रत्येक माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, क्योंकि की तरह कार्य करता है। क्यों करता है भाई, क्योंकि Mn के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो Mn की कितनी है +7, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मैंने आपको बताया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जहां भी हो वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। देखो ऊपर देखो ऑक्सीकारक जब मैं पढ़ा रहा था ये रहा, किसी भी तत्व के अपने अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। तो तीनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। लेकिन ऑक्सीकारक का सामर्थ्य है ना, वो देखो ऑक्सीकारक का सामर्थ्य, ऑक्सीकारक का सामर्थ्य पूछ लिया जाए आपको, वो किस में आएगा, वो सबसे ज्यादा अम्लीय माध्यम में आएगा। फिर किस में आएगा, फिर सर उदासीन माध्यम का आएगा, और सबसे कम किसका में आएगा, सबसे कम क्षारीय माध्यम में आएगा। ये इसका क्रम पूछ सकता है, ऑक्सीकारक का क्रम पूछ सकता है। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या। इसके अलावा एक एग्जांपल और है भाई, हालांकि एग्जांपल तो खूब है, एक है जो फेमस एग्जांपल है K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम, ये भी आपको याद रखना है भाई। सीधा सीधा ऐसे देगा K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम। तो क्या होगा भाई, K2Cr2O7 जब भी दिया जाए H+ अम्लीय माध्यम दिया जाए तो ये किस में टूटता है, Cr+3 में टूटता है। इसको बैलेंस करोगे तो 2Cr3+। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर 6 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर 3 है। देखो एन फैक्टर कितना आएगा सर, इसमें एक में परिवर्तन कितना आ रहा है 6 से 3 में जा रहा है, एन 3 में। यहाँ पे क्रोमियम कितनी है सर 2 है, तो 2 × 3 का 6 का परिवर्तन आ रहा है। देखो एक ऑक्सीडेशन नंबर में एक क्रोमियम में 6 से 3 में जा रहा है, लेकिन यहाँ तो क्रोमियम 2 है ना, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना आएगा एन फैक्टर 6 आएगा। तो देखो तुल्यांकी भार कितना आएगा, तुल्यांकी भार K2Cr2O7 का अणुभार, K2Cr2O7 का अणुभार डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई एन फैक्टर यानी 6। तो क्या आएगा 294/6 आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या, बताओ भाई, ये बात समझ में आई क्या। ठीक है, अब आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो H2O3 2- से आपको भेज रहा है S4O6 2-। देखो इसमें आप सल्फर की निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सर 2x
-6 बराबर -2, 2x बराबर से 4x बराबर 2 आ रहा है, तो यानी x बराबर 2 है। यहाँ पे निकालो सर, तो 4x -12 बराबर से -2 है, 4x बराबर 10 है, x बराबर 10/4 यानी 2.5 आ रही है सर, 2.5 आ रही है। तो एक में कितना चेंज आ रहा है सर, एक में आ रहा है 0.5 का। कितने अपने सल्फर एटम है सर, 2 है, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है क्या? एक एग्जांपल और देखो, मजा आ रहा है सर क्या? Cl2 है, Cl2 से Cl माइनस में जा रहा है, प्लस प्लस ClO3 माइनस में जा रहा है। अपन जो ये रिएक्शन पढ़ते भी है, शानदार HNO3 के केस में HCl बनाता है और HClO3 बनाता है, ठीक है। Cl2 यहाँ पे सर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका सर, 0 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, -1 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, +5 है। सर ये तो दोनों की तरह काम कर गया सर, -1 कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, विषमानुपातन। यानी ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन है विषमानुपातन। विषमानुपातन, विषमानुपातन का मतलब क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। विषमानुपातन रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का क्या हो, रिडक्शन, उसी सेम एटम का। देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं विषमानुपातन रिएक्शन, ठीक है। मैं आगे बता दूंगा विषमानुपातन। तो इसके लिए अपन जो एन फैक्टर निकालते हैं वो सर कैसे निकालेंगे, इसके लिए तुल्यांक की भार बराबर, देखो Cl2 का अणु भार सर, एक बार जब ये इसका रिडक्शन हो रहा है, देखो यहां से यहां में जा रहा है, तब इसका एन फैक्टर कितना है सर, एक में परिवर्तन आ रहा है, कितने Cl है सर, 2 है, तो एन फैक्टर 2 आ रहा है। प्लस जब एक बार ये Cl2 ClO3 में जाए, तब इसका क्या आएगा, अणु भार डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना आएगा सर, ये 0 से +5 में जा रहा है, तो एक एक Cl के लिए 5 का फर्क आ रहा है। यहां तो सर Cl2 दिया हुआ है, तो कितने का फर्क आएगा, 10 का आएगा। आया मजा? देखो ये दो कैसे आया सर, Cl2 से 2Cl माइनस में बनेगा, इसी प्रकार ये Cl2 से 2ClO3 माइनस में बनेगा। इसका एन फैक्टर सर 2 आएगा, इसका एन फैक्टर 5 × 2 यानी 10 आएगा। जब भी आपको विषमानुपातन रिएक्शन दे दिया जाए, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन दे दिया जाए, तो उसका एन फैक्टर हमेशा इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देके इसको स्वाहा करते हैं भाई। मजो आ गया सर क्या, मजा आया नहीं है भाई बताओ? ऐसी क्या रेडॉक्स आपने पढ़ी कभी? सर पढ़ी खूब थी, लेकिन ऐसा मजा कभी नहीं आया, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे देखो I माइनस प्लस IO3 माइनस से I2 में IO3 माइनस का तुल्यांक की बार है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना भाई, सॉल्यूशन कराओ भाई। I माइनस में इसका है सर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, +5। इसमें कितना है, 0 है सर। मेरे को क्या चाहिए, IO3 माइनस का चाहिए मुझे। I माइनस से कोई मतलब नहीं है सर, मुझे इसका चाहिए। तो देखो ये रहा, मुझे इसका चाहिए। इसमें एन फैक्टर सर कितना है, 5 से 0 में जा रहा है यानी 5 है। यहाँ पे I कितनी है सर, 1 है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी 5 के 5 ही रहेगा। तो तुल्यांक की बार क्या आएगा सर, IO3 माइनस का बार कितना आएगा भाई, IO3 माइनस का बार, IO3 माइनस का अणु भार डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई सर 5। देखो IO3 माइनस पूछा है तो सिर्फ IO3 माइनस का लेके चलना है, और अपने को नहीं लेके चलना। मात नहीं खानी है अपने को, क्या करनी है, मात नहीं खानी। हाँ भाई एक एग्जांपल देखो भाई, 2C2 नहीं सॉरी C2O4 2 से CO2 में जा रहा है, इसके लिए एन फैक्टर निकालना है आपको। सर इसका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x - 8 बराबर से -2, तो x बराबर आ जाएगा 3। इसके लिए सर निकालो तो x बराबर 4। कितने का चेंज सर, 1 का। कितने कार्बन है यहाँ पे सर, 2 है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या? सर एक एग्जांपल और देखो, FeSO4 से ये बन रहा है Fe2O3 में। यहाँ पे देखो भी फेरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सर, +2 आ रही है। यहाँ पे निकालो सर, +3 आ रहा है। कितने का परिवर्तन सर, 1 का। यहाँ पे Fe कितनी है, शुरू वाले में देखना है, आगे वाले में हो सकता है 2 है, लेकिन शुरू में कितने Fe है सर, 1 है, तो 1 ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी एन फैक्टर 1 ही रहेगा। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या? हाँ भाई इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद मेरे को बताना, कल मैं इसका डिस्कशन कराऊंगा। कि 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते किस किस के सही होते हैं। N2 से NH3 में जा रहा है, परिवर्तन में
NH3 का तुल्यांकी भार है, NH3 का तुल्यांकी भार है। ऑप्शन नंबर 1 17/6, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 17/2, ऑप्शन नंबर डी 17/3। एक तो ये और एक अगले वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको मेरे को बताने हैं। एक ये क्वेश्चन है MnSO4 का तुल्यांकी भार इसके अणुभार का आधा है, इसके अणुभार का आधा है, जब ये परिवर्तित होता है, जब ये परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 1 Mn2O3, ऑप्शन नंबर बी MnO2, ऑप्शन नंबर सी MnO4-, ऑप्शन नंबर डी MnO4-। ये दोनों क्वेश्चन आपको मेरे को बताने हैं। कल वाला जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, तो इसमें हम बताएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार के टाइप होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित कैसे किया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित कैसे करेंगे। इसके अलावा एक लास्ट जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा तुल्यंता का नियम। कई बार क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। यानी इसके बाद अपना समराइज हो जाएगा। कल भी लगभग 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास रखेंगे, ताकि थोड़ा सा कल वाला पोर्शन बड़ा है, हो सकता है 2 क्लास और ले लें छोटी छोटी, हो सकता है कल वाला यदि टाइम मिला मेरे को तो 2 घंटे की क्लास में मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यदि इन दोनों के क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप सही पोजीशन पे हो। इसका मतलब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरी तरह से आपके खोपड़ी में बैठ रहा है, और जब खोपड़ी में बैठेगा तभी तो समझ में आएगा, तभी तो आप चमकोगे। तो चमकने के लिए आपकी खोपड़ी एक्टिव होनी चाहिए। दिमाग मजबूत रखो, एक्टिव रखो, सक्रिय रखो, चीजों को समझो और हमारे साथ लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और जो मैं बोल रहा हूं उस पर गौर करो, तभी आप धीरे धीरे आगे निकलोगे। एक दिन में कोई भी मान नहीं बनता, धीरे धीरे प्रैक्टिस, होले होले रेमना, तो धीरे धीरे चलते रहो। ठीक है, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो।